नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पानीपत के आंग्ल मराठा युद्ध के तीसरे भाग की, यानी कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की। यह युद्ध जो कि भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस युद्ध के साथ ही मराठों की सर्वोच्चता समाप्त हो गई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ही 1818 ईस्वी में पेशवा पद की समाप्ति लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा कर दी जाती है और अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड को कानपुर के पास बिठूर रियासत में भेज दिया जाता है। और इसी के साथ साथ जो अंतिम इस समय के जो छत्रपति होते हैं प्रताप राव महाराज, जो कि शिवाजी महाराज के वंशज होते हैं, उन्हें सतारा रियासत देकर उन्हें भी अलग कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ मराठों की सर्वोच्चता का यहाँ पर अंत हो जाता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की हम बात कर रहे हैं, जो कि 1817 से 1818 के दौरान चलता है। और इस युद्ध में क्या क्या हुआ ये हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1806 के समय, तो उस दौरान हमें 3 गवर्नर जनरल देखने को मिलते हैं। ये कुछ पॉइंट्स मैं जो आपको बताऊंगा, आप प्लीज़ इन्हें कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम न जाए, क्योंकि नोट्स में आपको सभी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो कॉपी पेन हाथ में रखिए और कुछ कुछ बातें नोट करते जाइए। जैसे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1806 के मध्य होता है, इस युद्ध में होलकर, सिंधिया और भोसले और पेशवा, ये चारों शक्तियाँ लड़ती हैं और पराजित होती हैं। चूँकि ये होलकर, सिंधिया और भोसले, ये तीनों ही मराठा पेशवा के अधीन थे और प्रमुख मराठा सरदार थे। दोस्तों, यहाँ पर 3 गवर्नर जनरल कौन कौन से होते हैं, तो पहले होते हैं लॉर्ड बेलेजली, जो कि 1898 में आते हैं और 1798 में आते हैं और 1805 ईस्वी तक रहते हैं। फिर 1805 में कार्नवालिस, जो कि पहले भी गवर्नर रह चुके थे, और उनके कार्नवालिस कोड, जो उनका संहिता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। साथ ही साथ कार्नवालिस ने ही भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो कार्नवालिस कुछ दिन रहते हैं, लेकिन उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो उनके बाद में जॉर्ज बार्लो आते हैं और बार्लो 1805 से 1807 तक रहते हैं। तो इन तीनों गवर्नर जनरलों के समय पर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न होता है। जॉर्ज बार्लो के बाद में जो आते हैं वो आते हैं मिंटो फर्स्ट। कौन से आते हैं, तो वो आते हैं लॉर्ड मिंटो फर्स्ट आते हैं। मिंटो फर्स्ट कब तक रहते हैं, 1807 से 1813 तक ये रहते हैं। फिर 1813 से 1823 ईस्वी तक लॉर्ड मोरिया रहते हैं। ये नाम नोट कर लीजिए, ध्यान रखना, लॉर्ड मोरिया। ये नाम मैं आपको नोट्स में भी दिखाऊंगा, लॉर्ड मोरिया। इन्हें ही लॉर्ड हेस्टिंग्स के नाम से जाना जाता है। चूँकि 2 लॉर्ड हेस्टिंग्स हुए हैं, एक तो वॉरेन हेस्टिंग्स है और एक हेस्टिंग्स है। तो इनके हेस्टिंग्स में लास्ट में ज लगता है और उनके में स लगता है। हालांकि 2 हेस्टिंग्स में कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए इनका वास्तविक नाम भी याद रखना, कई बार पूछ लिया जा सकता है। लॉर्ड मोरियो इनका वास्तविक नाम था, इन्हें लॉर्ड हेस्टिंग्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 10 साल 1807 तकरीबन 10 साल इन्हें मिले मराठों को अपने आप को वापस रिवाइव करने में, अपने आप को फिर से पुनर्गठित करने में, लेकिन इन्होंने यहाँ पर अपने आप को पुनर्गठित नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्या किया, ये आपसी युद्ध में लड़ते रहे और एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करते रहे। यहाँ पर मराठों की स्थिति के बारे में और हम जाने तो इनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। ये आपस में लड़ रहे थे। जैसे हम बात करें जसवंत राव होलकर की, तो वो पेशवा से लड़ रहे थे। सिंधिया
होलकर से लड़ रहे थे। और जो जसवंत राव होलकर थे, उनने अपने भतीजे की हत्या करवा दी थी, उनके एक भाई की भी उन्होंने हत्या करवा दी थी। और 1811 के आसपास पागल होकर उनका भी देहांत हो गया था। तो थोड़े बहुत जो वो योग्य जसवंत राव होलकर या यशवंत राव होलकर नाम के जो शासक बचे थे होलकर वंश के, वो उनका भी यहाँ पर देहांत हो गया था। अब यहाँ पर भोसले जो थे, तो भोसलों पर आए दिन पिंडारियों के आक्रमण हो रहे थे। क्यों? क्योंकि पिंडारी जो थे, पिंडारी जिनमें अलग अलग धर्म के, हिंदू मुस्लिम धर्म के बहुत सारे लोग, बहुत सारे सैनिक या फिर डकैत टाइप के लोग जुड़े हुए थे। ये पहले क्या करते थे, ये मराठों के साथ में मिलकर युद्ध करते थे। और जब ये मराठों को जिताते थे तो मराठे इन्हें पैसा देते थे। लेकिन अब मराठों की स्थिति खुद खराब है, तो अब वो पिंडारियों को कैसे पैसे दे। लेकिन पिंडारियों को तो पैसे चाहिए, तो वो अब इन्हें ही, जैसे कहते हैं ना, मेरी बिल्ली मेरे को ही म्याऊं, तो वो इनके साथ में हो रहा था कि जो पिंडारी पहले मराठों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, अब वो धन के लिए मराठों पर ही आक्रमण कर रहे हैं। तो जो भोसले थे वो इनके आक्रमणों से परेशान थे। अब ये पिंडारी तथा पठान कौन थे, इनके बारे में भी लिख लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। इन पिंडारियों और पठानों से औरंगज़ेब जैसे शासक तक परेशान रहे हैं, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इनमें सभी धर्मों के लोग शामिल थे और इनका एक ही उद्देश्य था, लूट मार करना और धन प्राप्त करना। पिंडारियों के नेताओं की बात करें तो चीतू, नाम लिखिएगा, चीतू, बासिल मोहम्मद, करीम खां जैसे अत्यंत क्रूर और साहसी इनके नेता थे। वहीं अगर हम पठानों की बात करें तो पठानों के नेताओं में अमीर खां और मोहम्मद शाह खां जैसे हमें देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों जो अमीर खां हैं, ये बाद में क्या करते हैं, 1799 ईस्वी के आसपास जो जसवंत राव होलकर या यशवंत राव होलकर हैं, इनके दो नाम मिलते हैं, इन्हें यशवंत राव होलकर भी कहा जाता है। तो ये जो यशवंत राव होलकर हैं, इनसे अमीर खां मिल जाते हैं और इनकी सेना में ही ये मिल जाते हैं अपने पठान सैनिकों के साथ में। तो जब जसवंत राव होलकर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बावजूद भी यहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि बार्लो और मिंटो की जो नीतियाँ थी वो शांति वाली नीति थी। वो तटस्थ रहना पसंद करते थे युद्धों से, और उनके समय में कोई बड़ा युद्ध हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके बावजूद मराठों ने अपने आप को पुनर्संगठित करने में ये नाकाम रहे, और यहाँ पर पिंडारी अलग लूटमार करने पर तुले हुए थे। 1808-1809 के दौरान ये गुजरात को लूटते हैं। 1812 में अंग्रेज़ों के मिर्ज़ापुर और शाहबाद जिलों को लूटते हैं। 1815-16 में ये निज़ाम के प्रदेशों को लूटते हैं, और फिर इसके ही अगले वर्ष, दूसरे वर्ष, उत्तरी सरकार को ये लूट लेते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेज़ सरकार के सामने मराठों से ज़्यादा चुनौती पिंडारी और जो पठान थे ये पेश कर रहे थे। दोस्तों जब इनका पतन हो जाता है पिंडारियों का और इन पठानों का, तो 1818 ईस्वी के आसपास जनवरी में इन्हें चारों ओर से घेर कर पहले तो खूब पीटा जाता है। उसके बाद में पठानों के जो नेता हैं करीम खां, इन्हें गोरखपुर ज़िले में गणेशपुर की जागीर दी जाती है, और जो उनके क्या बोलते हैं, पिंडारियों के नेता हैं बासिल मोहम्मद, उन्हें हिरासत में रखा जाता है जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो चीतू होते हैं उन्हें मालवा के जंगलों में उनका पीछा किया जाता है, लेकिन वो कभी मिलते नहीं हैं। माना जाता है कि उन्हें जानवरों ने मार के खा गए हैं। इसके तो ये जो छोटे छोटे नेता होते हैं पिंडारियों के या फिर पठानों के, तो इन्हें हराकर, इन्हें पराजित कर या तो जागीर दे दी जाती है या फिर इन्हें मार दिया जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय पर मैंने इनके बारे में विस्तार से बताया था, और जानना हो तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। अब यहाँ पर हेस्टिगस जो आता है, जब हेस्टिगस बिट्रेन में रहता है और यहाँ पर बेलेजिली शासन कर रहा होता है, तो हेस्टिगस वहाँ पर से तो बहुत कहता है कि भाई साहब बेलेजिली को ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा युद्ध नहीं करना चाहिए, इससे धन व्यय होता है, हम यहाँ पर युद्ध करने नहीं आए हैं, व्यापार करने आए, इस तरह की बातें करता है। जब वह भारत आता है और भारत की परिस्थितियों से
जूझता है तो उसे पता लगता है कि युद्ध आवश्यक है। साथ ही साथ मराठों सरदार पर वो नई नई संधियाँ थोप देता है। जैसे कि भोसले की बात करें तो यहाँ पर जो रघुजी भोसले सेकंड होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी एक पत्नी उनके दत्तक पुत्र को लेकर गद्दी पर बैठती है। अभी हम सिर्फ स्टोरी तैयार कर रहे हैं, 15 मिनट हम ऐसी बात करेंगे, उसके बाद में हम नोट्स देखेंगे। अगर आपको समझना हो तो आप लगातार सुनते रहिए, अन्यथा आप वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम इनके बारे में भी हम आगे जानेंगे कि रघुजी सेकंड की मृत्यु के बाद में उनकी एक पत्नी उनके दत्तक पुत्र को लेकर गद्दी पर बैठती है, लेकिन उनका जो एक भतीजा होता है या फिर एक रिश्तेदार होता है अप्पा साहब, वो अपने आप को यहाँ पर भोसलों का प्रमुख बनाना चाहता है, राजा बनाना चाहता है। तो फिर यहाँ पर वो क्या करता है, जब उसकी दाल नहीं गलती तो वो अंग्रेज़ों के पास जाता है और सहायक संधि कर लेता है। तो यहाँ पर अंग्रेज उसे बना देते हैं। तो यहाँ पर तो एक ये समस्या हो जाती, और इससे ये क्या होता है कि जब नागपुर के साथ में उन्होंने सहायक संधि कर ली, भोसले के साथ उन्होंने सहायक संधि कर ली, तो उन्हें एक बफर स्टेट मिल जाता है, एक ऐसा स्टेट मिल जाता है जहाँ पर आप ऊपर जाएंगे तो आपको सिंधिया मिलेंगे और आप नीचे जाएंगे तो आपको पेशवा मिलेंगे। तो एक ऐसी स्थिति बेलेजली के पास में होती है जहाँ पर से वो दोनों को कंट्रोल कर सकता है। दूसरी बात, 13 जून 1817, ये डेट भी आप चाहे तो लिख सकें। हालांकि ऐसी डेट पूछी नहीं जाती है, सिर्फ सन पूछे जाते हैं, डेट नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए और सन बस लिख लीजिए। 1817 में वह पूना की संधि करने पर पेशवा को बाध्य कर देता है। और इस शर्त के साथ क्या होता है, इस संधि के साथ में जो पेशवा होते हैं, ये बात को ध्यान रखना कि 1819 में पेशवा पद की समाप्ति होती है, लेकिन 1817 में जो हैस्टिगस होता है वो पेशवा के मराठा परिसंघ की प्रमुखता का परित्याग करवा देता है। यानी कि अभी वो पेशवा तो है लेकिन मराठा संघ का प्रमुख नहीं है, अब वह मराठा संघ का प्रमुख नहीं रहेगा। 1819 में जाके वह पेशवा भी नहीं रहेगा। इस तरह की बातें आती हैं। तो वह मराठा परिसंघ की प्रमुखता का परित्याग कर देता है कि वह मराठा संघ का हेड नहीं रहेगा, और साथ ही साथ वह अंग्रेजों को यह प्रॉमिस करता है कि अब वह किसी और दूसरी शक्ति के साथ में पत्र व्यवहार नहीं करेगा, दूसरी विदेशी शक्ति, दूसरी यूरोपीय शक्ति के साथ में पत्र व्यवहार नहीं करेगा। इसके अलावा वह सेना के खर्च के लिए पैसे देगा। तो एक प्रकार से यह सहायक संधि का ही एक प्रकार होती है। दोस्तों इसी के साथ में अभी यहाँ पर जून 1817 की बात हो रही है। नवंबर 1817 में हैस्टिगस सेना के साथ में ग्वालियर पर आक्रमण करता है, सिंधिया को हराता है और उनके साथ में ग्वालियर की संधि करता है। और इसके साथ में वह क्या करता है, सिंधिया के साथ में संधि होती है, उसमें कहता है कि अब आप पिंडारियों का समर्थन नहीं करेंगे और पिंडारी आपके राज्य में नहीं रहेंगे, क्योंकि पिंडारियों का मुख्य केंद्र ग्वालियर ही था। पिंडारियों को यहाँ से भगा दिया जाता है और जब वो भागते हैं तो उनका दमन कर दिया जाता है। तो मराठों और उनकी सरदारों की सेना में एक बड़ा भाग पिंडारी और पठानों का ही होता था, और ये प्रशिक्षित सेना से भी ज़्यादा योग्य होते थे, क्योंकि ये किसी के लिए नहीं लड़ते थे, ये खुद के लिए और धन के लिए लड़ते थे। इन्हें ज़्यादा धन जो देगा ये उसकी तरफ से लड़ेंगे। तो यहाँ पर पिंडारियों और पठानों के दमन के लिए एक मास्टर स्ट्रोक होती है ग्वालियर की संधि, और ग्वालियर से इन पिंडारियों और पठानों का भगाया जाना, और यहाँ पर से इनकी समस्याएं खड़ी होती हैं। अब यहाँ पर जसवंत राव होलकर की बात करें, हम होलकर क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं। तो 1811 में जसवंत राव होलकर तो चला जाता है। अब उसका एक अल्पवयस्क पुत्र रहता है और उसकी एक जो पत्नी तो नहीं रहती, एक रखल रहती है, यानी कि प्रेमिका या फिर जो भी आप कह लें। तो उनका नाम रहता है तुलसी बाई। तुलसी बाई जो रहती है, इनका जो कैरेक्टर रहता है वो थोड़ा सा ढीला टाइप का रहता है। एक हिस्टोरिकल वुमन के बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं, लेकिन फिर भी ये चरित्र की उच्च कोटि की महिला नहीं होती। जैसे कि अहिल्याबाई होलकर को हम देखते हैं, ताराबाई को हम देखते हैं, जीजाबाई को हम देखते हैं, उस तरह की महिला ये नहीं रहती है और ये शासन को सही से चला नहीं पाती है। जब
यहाँ पर होलकर सरदार इनसे शासन छीन लेते हैं तो ये अंग्रेजों के पास पहुँच जाती हैं और उनके साथ में संधि कर लेती हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पर अंग्रेजों को होलकर क्षेत्र में भी एंट्री मिल जाती है। अब हम बात करें पठानों के साथ में, पठानों का भी हम जिक्र कर लेते हैं क्योंकि हमने अभी बात की किसकी, मैं भूल जाता हूँ यार फिर से, किसकी बात की हमने भी बात की थी पिंडारियों की। तो इस तरह से पिंडारियों का तो सफाया हो गया। यहाँ पर पठानों की बात करें तो उनका जो प्रमुख होता है अमीर खां, उसके साथ भी शायद 1817 के आसपास एक संधि होती है और इसके साथ ही उन्हें होलकर राज्य का एक क्षेत्र टोंक नाम का, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर उन्हें जागीर दे दी जाती है और उन्हें भी शांत कर दिया जाता है। फिर यहाँ पर युद्ध शुरू होता है क्योंकि यहाँ पर सभी के साथ में संधि हो जाती है और सभी परेशान हो जाते हैं, तो फिर संधि कर लेते हैं और फिर परिणाम आपको पता है कि क्या क्या होना है। तो चलिए अब नोट्स के ज़रिए अब इसी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो बैकग्राउंड इसलिए बनाना पड़ता है ताकि अगर आपने कभी मराठा हिस्ट्री ना भी पढ़ी हो तो भी आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ और मैं खुद को भी इतना ऐसा फील करवा सकूं कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा हूँ। नहीं तो अगर मैं सीधे नोट्स निकाल कर पढूँ तो आपको यही लगेगा कि भाई साहब इसे कुछ नहीं आता है और ये बस कहीं से इसने गोदागादी कर लिया है और लेके आ गया है। तो भाई साहब मेरा एमए कंप्लीट है और काफ़ी अच्छे से ये टॉपिक में पढ़कर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ अपने स्तर पर। हो सकता है कि मैं बेहतर ना समझा पाऊँ जैसा आप समझना चाह रहे हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं और बेहतर तरीके से क्वालिटी इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा। तो थर्ड आंग्ल मराठा वॉर 1817 से 18 तक होता है। गवर्नर जनरल इस समय पर होते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिन्हें लॉर्ड मोरिया भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। पेशवा इस समय पर होते हैं बाजीराव सेकंड। इस समय पर जो छत्रपति होते हैं, हालांकि छत्रपति का कोई काम नहीं होता है क्योंकि अब तो पूरी तरह से ही अलग हो चुके हैं, ना तो कोई फैसला उनसे पूछ कर लिया जाता है और ना ही उनका कोई रोल रहता है। बस इतना है कि वो छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, इसलिए एक क्षेत्र उनके पास है छोटा सा, जिसमें वो खुद अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, बाकी उसके उनके पास में कुछ अधिकार नहीं है। तो इस समय के छत्रपति होते हैं प्रताप राव महाराज। 1839 तक ये छत्रपति रहते हैं। उसके बाद में शाह अप्पा जी करके आते हैं एक छत्रपति 1839 से 1848 तक। फिर डलहौजी दत्तक पुत्र गोद निषेध के तहत सबसे पहले जिस क्षेत्र को मिलाता है वो सतारा ही होता है। यहाँ पर युद्ध की पृष्ठभूमि की हम बात करें तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान कंपनी द्वारा मराठा संघ से की गई सहायक संधियों के कारण कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ गया था। नागपुर में रघुजी भोसले सेकंड की मृत्यु के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र परशुजी रघुजी के भतीजे रघुजी सेकंड के भतीजे अप्पा साहिब तथा परशुजी की माता यानी कि रघुजी भोसले सेकंड की पत्नी बूकाबाई के संरक्षण में शासक बनता है। अप्पा साहिब यहाँ पर महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है। अब यहाँ पर अप्पा साहिब ने मई 1816 में नागपुर के दरबार में अपनी दरबारी मजबूत करने यानी कि इन्हें प्रमुख बना दिया जाए, इस बात के लिए कंपनी के साथ में नागपुर की संधि की। बदले में कंपनी ने एक अतिरिक्त सैनिक टुकड़ी नागपुर दरबार में रखी और कंपनी का हस्तक्षेप भी बढ़ गया। इससे अप्पा साहिब कंपनी से असंतुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अप्पा साहिब का तीर, कहते हैं ना, उल्टा तीर पीछे ही आके घुस गया। तो वही बात इनके साथ में हुई कि इन्होंने तो भाई साहब संधि इसलिए की थी कि इन्हें भोसलों का प्रमुख बना दिया जाए, लेकिन यहाँ पर तो अंग्रेज अपने आप को ही प्रमुख समझने लगे क्योंकि जो सहायक संधि है उसका उद्देश्य ही यही था कि हम शासक की स्वाधीनता छीन लें। अब जहाँ पर इनकी स्वतंत्रता छीन ली गई वहाँ पर इन्हें खलबली मच गई और फिर इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में भाग लेना शुरू कर दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने गायकवाड़ से 1 करोड़ रुपए की मांग की। यहाँ पर इन्होंने मांग क्यों की थी? क्योंकि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें एक युद्ध हुआ था जो सबसे शुरुआती युद्ध हुआ था, उसमें जब
अंग्रेजों और मराठों के बीच में वह युद्ध अनिर्णित रहा। तो इस युद्ध के दौरान से ही मरा जो गायकवाड़ थे वो अंग्रेजों के पक्ष में चले गए और पूरे युद्ध भर वह न्यूट्रल बने रहे। और उनके राज्य में अंग्रेजों का भी दखल इतना बढ़ गया था कि अब वो चाहकर भी अंग्रेजों का विरोध नहीं कर सकते थे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से बड़ौदा के गायकवाड़ न्यूट्रल थे। हालांकि मराठा सरदार होते हुए भी मराठों के पक्ष में कभी नहीं आए। तो यहाँ पर इस समय की जो पेशवा थे बाजीराव सेकंड, उनके एक उनके एक वित्त मंत्री थे, वित्तीय अधिकारी त्र्यंबक राव। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि पेशवा साहब, हमने बहुत लंबे समय से गायकवाड़ से कोई कर नहीं वसूला है, तो चलिए पूरा हिसाब लगाता हूँ मैं और पूरा कर एक साथ वसूल लेते हैं। तो यहाँ पर त्र्यंबक राव पूरा हिसाब किताब जोड़ते हैं और कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए गायकवाड़ से वसूल लो। अब गायकवाड़ कहते हैं, भाई साहब तुम कब सो के उठ गए और कब जाग गए और कब हमसे 1 करोड़ रुपए वसूलने लगे? हलवा है क्या 1 करोड़ रुपए जो तुमको हम 1 करोड़ रुपए देते हैं? तो यहाँ पर बात करने के लिए गायकवाड़ पेशवा को समझाने के लिए अपने एक अधिकारी गंगाधर शास्त्री को पूना दरबार में भेजते हैं। अब यहाँ पर पेशवा के जो वित्तीय अधिकारी होते हैं त्र्यंबक राव, उनकी गंगाधर राव के साथ में बहस होती है और वो गंगाधर राव की हत्या कर देते हैं। और गायकवाड़ इस बात से नाराज होकर, गायकवाड़ यहाँ पर पेशवा से बात नहीं कर रहे हैं, गायकवाड़ यहाँ पर चले जाते हैं कंपनी के पास, क्योंकि इस समय पर कंपनी की बहुत ज़्यादा पकड़ हो चुकी थी और भारत में एक टॉप पोजीशन उनके पास में आ गई थी। तो यहाँ पर गायकवाड़ कंपनी से पेशवा की शिकायत कर देते हैं। गायकवाड़ चूंकि मराठा हिस्सा होते हुए भी कर नहीं देते थे, तो अब पेशवा पूरी तरह से कर वसूलना चाहते थे, ऐसा उद्देश्य था उनका। लेकिन वही कहते हैं ना कि गलत हो गया, करना कुछ और चाह रहे थे, हो कुछ और गया। अब इसके बाद में क्या होता है कि कंपनी ने पेशवा को त्र्यंबक राव को दंडित करने का आदेश दिया, लेकिन बाजीराव सेकंड क्या करते हैं, त्र्यंबक राव को भगवा देते हैं और कंपनी को क्या कह देते हैं कि भाई साहब वो तो भाग गया, हमारी पकड़ से बाहर चला गया, हमारे पास है ही नहीं है त्र्यंबक राव। अब कंपनी, अब इतनी सी बात कोई क्यों नहीं समझ सकता कि इतना बड़ा पेशवा, इतना बड़ा राज दरबार, तुम राजा हो, तुम्हारी मंत्रिपरिषद का एक अधिकारी भाग गया, तुमको पता नहीं, और तुम इतने बड़े राजा किस बात के भाई कि तुम एक अधिकारी को नहीं पकड़ पा रहे? इसका मतलब है कि तुमने खुद उसे भगवाया है। इससे नाराज होकर बंबई के अंग्रेज अधिकारी एल्फिंस्टन ने स्मिथ के नेतृत्व में सेना भेजी और पेशवा को जून 1817 ईस्वी में पेशवा को पूना की संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बारे में हमने सुना भी था अभी, मैंने बताया था। तो इस संधि के तहत पेशवा ने गायकवाड़ पर वित्तीय दावे समाप्त कर दिए, यानी कि अब हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, कोई पुराना बकाया नहीं है, तथा मराठा संघ को भंग कर दिया गया, यानी कि अब पेशवा मराठा संघ के हेड नहीं रहेंगे। वो पेशवा तो रहेंगे लेकिन मराठा संघ के हेड नहीं रहेंगे। पेशवा के प्रभुत्व को समाप्त घोषित कर दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के दमन के लिए 1817 ईस्वी में टॉमस हिस्लॉप को नेतृत्व में सेना भेजी और यह घटना तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनती है। अब यहाँ पर अगस्त 1817 ईस्वी में नागपुर रेजिडेंसी पर भोसले ने, अब यहाँ पर ये कारण आपने देख लिए, ठीक है। पेशवा के साथ क्या हुआ, यहाँ पर होलकर के साथ क्या हो रहा है वो हमने देखा था। मैंने आपको बताया था कि उनकी जो माँ है, सौतेली माँ है, जो उनकी सिस्टम है, तो किस तरह की समस्या वहाँ होलकरों के साथ हुई थी। रघुजी भोसले के जो दत्तक पुत्र थे उनके साथ अप्पा साहब ने क्या किया वो हमने देखा। पेशवाओं के साथ क्या हुआ, सिंधिया के साथ क्या हुआ, तो ये सभी तिलमिला गए और इन्होंने एक साथ आक्रमण करने का फैसला किया। हालांकि इनमें कुछ दम नहीं बचा था और ना ही इनमें कोई सामंजस्य था, लेकिन फिर भी पेशवा की थोड़ी बहुत इज्जत थी, तो सबने मिलकर निर्णय किया कि अब हम एक साथ लड़ेंगे। तो इसके तहत पेशवा ने लॉर्ड हेस्टी तो यहाँ पर 1817 में क्या होता है, नागपुर रेजिडेंसी बोले तो जहाँ पर ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी रहती थी, सहायक संधि के तहत एक सैन्य टुकड़ी को भी रखा जाता था। तो नागपुर रेजिडेंसी पर भोसले ने
पूना रेजिडेंसी पर पेशवा ने, इंदौर रेजिडेंसी पर होलकरों ने एक साथ आक्रमण कर दिया और इसी के साथ में युद्ध की शुरुआत हो जाती है। पिंडारियों के दमन में सिंधिया की सहायता प्राप्त करने के लिए कंपनी नवंबर 1817 ईस्वी में दौलत राव के साथ ग्वालियर की संधि करती है। क्यों करती है ये भी पता है, क्योंकि वह ग्वालियर पर आक्रमण करती है और सिंधिया पराजित हो जाते हैं तो उन्हें ग्वालियर की संधि करना पड़ता है। इस समय तक ये तीनों थे, इनके साथ में सिंधिया नहीं मिले थे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर सिंधिया के साथ में संधि होती है कि वह पिंडारियों को संरक्षण नहीं देंगे, पिंडारियों के विरुद्ध कंपनी का साथ देंगे और 5000 सेना की घुड़सवार की सेना उपलब्ध कराएंगे। पिंडारियों के विरुद्ध अभियान में सिंधिया असीरगढ़ और अहमदनगर का किला कंपनी को देंगे। असीरगढ़ का किला और अहमदनगर का किला, जिनमें जो असीरगढ़ का किला है इसे भारत के टॉप किलों में गिना जाता है, शीर्ष स्थान है इसे, जो अभियान के वापस इन्हें लौटा दिया जाना था, हालांकि कभी लौटाए नहीं जाते। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में कंपनी के विरुद्ध गायकवाड़ के साथ साथ सिंधिया भी युद्ध में शामिल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सिंधिया पहले ही यहाँ पर ग्वालियर की संधि कर चुके थे। अगर इन्हें साथ देना ही होता तो ये शर्त क्यों मानते कि हम पिंडारियों को संरक्षण नहीं देंगे, क्योंकि पिंडारी तो मराठा सरदारों के पक्ष में होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन इन्होंने पिंडारियों को भगा दिया। इससे यह सिद्ध हो गया कि ये युद्ध के पक्ष में नहीं है। तो यहाँ पर युद्ध से हट जाते हैं कौन कौन? गायकवाड़ तो पहले से ही हटे थे, अब सिंधिया भी हट जाते हैं। तो अब सिर्फ 3 ही लोग युद्ध कर रहे हैं, पेशवा, भोसले और होलकर। कंपनी ने नवंबर 1817 ईस्वी में किरकी की लड़ाई में पेशवाओं को पराजित किया। नवंबर 1817 में सीतलवर्डी के युद्ध में भोसले को हराया। महिदपुर के युद्ध दिसंबर 1817 में होलकर को हराया और कोपरगांव एवं अष्टी शेस्ती की लड़ाई में जनवरी 1818 ईस्वी में पेशवा को पुनः हराया। दोस्तों, पराजित पेशवा के साथ जून 1818 में पूना की संधि की गई। एक पूना की संधि 1817 में हुई और फिर ये एक पूना की संधि 1818 में होती है, जिसके तहत पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और पेशवा को 8 लाख की पेंशन, वार्षिक पेंशन देकर उन्हें कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। बाद में हम देखते हैं कि 1854-56 के आसपास जब लॉर्ड डलहौजी इनके दत्तक पुत्र नाना साहेब की पेंशन बंद कर देते हैं, तो ये युद्ध 1857 के विद्रोह में अपने सेनापति तात्या टोपे और अपने बचपन की मित्र रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी के तौर पर भाग लेते हैं। दोस्तों, नाना साहब का नाम सुनने में आपको लगता है कि कोई बुजुर्ग रहा होगा, लेकिन 1857 के समय नाना साहब की उम्र 34 साल थी और बाजीराव सेकंड यहाँ पर ही तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई जिनका मूल नाम मणिकर्णिका था और धोंदू पंत जिन्हें हम नाना साहेब के नाम से जानते हैं, इन तीनों का बचपन बीता था और ये तीनों बचपन के अच्छे मित्र थे। यही कारण है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो नाना साहेब ने भाग लिया और इनके सेनापति ने भी भाग लिया और अपनी मित्र और बचपन के मित्र रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया और आखिरी तक लड़ते रहे। और फिर जब बाद में उन्हें लगा कि वे हार जाएंगे तो नेपाल भाग गए और कहते हैं कि वहाँ पर उनका देहांत हो गया। पूना और उसके आसपास के क्षेत्र कंपनी ने बम्बई प्रेसिडेंसी में मिला लिए। कंपनी ने प्रताप सिंह को छत्रपति स्वीकार किया, यानी कि अभी छत्रपति का पद समाप्त नहीं हुआ है और ना ही होता है, क्योंकि छत्रपति पहले भी कोई कुछ कर नहीं रहे थे। किसी भी मराठा युद्ध के लिए छत्रपति जिम्मेदार नहीं थे, क्योंकि उनकी कोई भूमिका थी ही नहीं। पहले ही संगोला की संधि से पूरे अधिकार पेशवा ने ले लिए थे, तो छत्रपति का कोई योगदान था ही नहीं। लेकिन मराठा क्षेत्र के लोगों के मन में उनका सम्मान था। उसको देखते हुए यहाँ पर हेस्टिंग्स ने प्रताप सिंह को छत्रपति स्वीकार किया। उन्होंने सतारा रियासत भेज दिया, जहाँ पर वो पहले से ही रहते थे। हालांकि वह भी अंग्रेजों की ही अधीन थी, उन्हें पेंशनबद्ध कर दिया गया। भोसले के साथ संधि 1818 ईस्वी में नागपुर की संधि होती है। इससे पहले एक नागपुर की संधि 1817 में
रघुजी अप्पा साहब कर चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। कंपनी ने रघुजी थर्ड को नागपुर का शासक स्वीकार कर लिया, यानी कि अप्पा साहब को हटा दिया गया क्योंकि उनका निधन वैसे ही हो चुका था। यहाँ पर रघुजी थर्ड को नागपुर का शासक स्वीकार कर लिया गया। उड़ीसा और उसके आसपास के क्षेत्र जो भोसले के नियंत्रण में थे, कंपनी ने छीन लिए। क्यों? क्योंकि उड़ीसा क्षेत्र इधर समुद्र मिलता है, इनके पास हम पोर्ट बंदरगाह बना सकते हैं, इसलिए इन्होंने इस क्षेत्र को छीन लिया। होलकर के साथ जो संधि हुई 1818 ईस्वी में, वह थी मंदसौर की संधि। राजपूत रियासतों पर होलकर का प्रभाव समाप्त हो गया। नर्मदा के आसपास के क्षेत्र होलकर से छीन लिए गए और यहाँ पर सिंधिया के साथ में, सिंधिया वैसे कुछ इन्होंने किया नहीं था, उसके बावजूद इनके साथ 1818 में ग्वालियर की संधि होती है और सिंधिया से अजमेर और मालवा का क्षेत्र छीन लिया जाता है। चूँकि इनका प्रभाव इन क्षेत्रों में था, इसलिए इनसे ये क्षेत्र छीन लिए जाते हैं। साथ ही साथ जो सिंधिया होते हैं, राजपूताना की रियासतों पर सिंधिया का प्रभाव समाप्त कर दिया जाता है और फिर वो इसके बाद इस क्षेत्र में दखल नहीं दे सकते। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समाप्त होने के बाद कंपनी ने राजपूत राज्यों के साथ स्वतंत्र रूप से संधिया की, जिसे अधीनस्थ पृथक्करण की संधिया कहा गया। और इनके साथ में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पहले ही उन्होंने सिंधिया के साथ संधि कर ली कि तुम उन क्षेत्रों में आक्रमण नहीं करोगे। देख रहे हो दिमाग? दोस्तों, सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में और जान लीजिए। इसकी शुरुआत की थी बेलेजली ने। हालांकि इस तरह की संधि का आधार एक फ्रांसीसी गवर्नर थे, डुप्ले, वो इस तरह की संधि करते थे। प्रॉपर इसी तरह की नहीं थी, कुछ सिमिलर थी। अगर वही होती तो फिर बेलेजली का नाम ही क्यों लेते? कुछ वैसी ही थी, लेकिन उससे प्रभावित होकर फिर बेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की। डुप्ले ने 1749 में दूसरे कर्नाटक युद्ध में सहायक संधि जैसी कुछ संधियाँ की थी, मुजफ्फरजंग हैदराबाद और चंदा साहिब कर्नाटक से। यहाँ पर सहायक संधि के कुछ प्रावधान की बात करें तो यहाँ पर पढ़ने के बजाय मैं सीधे तौर पर आपको 5 संधियाँ बताता हूँ। देखो, पहली संधि क्या होती थी? पहली संधि ये होती थी कि आप अपने विदेशी संबंध हमसे पूछकर तय करेंगे। दूसरी ये मतलब पहली है कि आप विदेशी संबंध, युद्ध हो या कोई संधि हो, बिना हमसे पूछे बगैर नहीं करोगे। आपके दरबार में एक रेजिडेंट रहेगा, एक अंग्रेज अधिकारी रहेगा, जिसकी सलाह से चलते हुए आपको काम करना है। एक रेजिमेंट यानी कि एक सैन्य टुकड़ी रहेगी, जिसके खर्च के लिए आप एक भूभाग देंगे हमें, जिसमें इतनी आय प्राप्त होती हो कि उस सेना का खर्च उठाया जा सके। चौथा ये था कि आप किसी विदेशी व्यक्ति, किसी यूरोपीय शक्तियों को अपने यहाँ नहीं लाएंगे, अंग्रेजों के सिवाय किसी और शक्ति के साथ में आप संबंध नहीं रखेंगे। पांचवा ये कि इन सब के बदले अंग्रेज आपको वहाँ और आंतरिक यानी कि बाहरी और आंतरिक सुरक्षा आपको प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की संधि थी। और यहाँ पर हैदराबाद को सबसे पहले 1798 में, फिर मैसूर राज्य को 1799 में। 1799 में जब टीपू सुल्तान को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हराया जाता है और टीपू सुल्तान का मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को वहाँ से हटाकर साइड कर दिया जाता है। और जो यहाँ पर के प्राचीन वंश है, पुराना वंश है, वाडियार वंश, उनको फिर से गद्दी सौंप दी जाती है और उनके साथ में सहायक संधि कर दी जाती है। और इस समय पर वाडियार वंश का शासक था कृष्ण राय। तंजौर के साथ 1800 ईस्वी में होती है सहायक संधि, और पेशवा के साथ में 1802 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव सेकंड भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये संधि समाप्त हो गई और इसी के साथ में फ़िलहाल के लिए मराठा इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ बेहतर सीखा होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ जानकारी गलत या फिर ऐसा हो कि आपको कुछ बेहतर से समझना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि चोरी, निंदा और झूठ, ये तीनों बातें चरित्र को नष्ट करती हैं। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।